Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Punjab Tenancy Act 1887 and in today's video we are going to discuss the topic of produce rents. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. प्रोड्यूस रेंट से क्या मुराद है कि जब रेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूस पे किया जाएगा टेनेंट की तरफ से लैंडलॉर्ड को, जो चीज़ हम अपनी लास्ट वीडियो के सेक्शन 12 में डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने मेथड्स ऑफ सबमिटिंग रेंट्स को डिस्कस किया था। तो उनमें एक मेथड ये था कि फसल की फॉर्म में फसल का कुछ हिस्सा टेनेंट लैंडलॉर्ड को पे कर सकता है। सेक्शन 16 से स्टार्ट होता है ये टॉपिक। सेक्शन 16 बात करता है प्रिजम्पशन with respect to produce removed before the division or appraisement। अब इस टाइटल को अगर हम समझे तो टाइटल में हमें क्या कहा जा रहा है कि अगर फसल का कुछ हिस्सा उसकी एस्टिमेशन, उसकी असेसमेंट से पहले अभी उस फसल को असेस ही नहीं किया, उसकी डिवीजन ही नहीं हुई प्रॉपरली और उससे पहले कुछ हिस्सा रिमूव कर दिया गया है टेनेंट की जानिब से, तो ऐसी सूरत में फिर इस प्रोड्यूस से मुतालिक क्या प्रिजम्पशन ली जाएगी, ये सेक्शन 16 बताता है। Where a rent is taken by division or appraisement of the produce and if the tenant removes any portion of the produce। जहां पर पहली बार जहां पर रेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूस पे करना है, टेनेंट और लैंडलॉर्ड के दरमियान ये चीज डिसाइड हो चुकी है कि फसल का कुछ हिस्सा टेनेंट की तरफ से लैंडलॉर्ड को दिया जाएगा और अगर टेनेंट उसका कुछ हिस्सा रिमूव कर देता है at such time or in such a manner as to prevent the due division or the appraisement thereof। और वो फसल का कुछ हिस्सा किस वक्त और उस तरीकाकार के मुताबिक रिमूव कर रहा है ताकि जो ड्यू डिवीजन है, जो मुनासिब डिवीजन है या जो मुनासिब एस्टिमेशन है उसके तरीकाकार से बचा जा सके। यानी कि टेनेंट और लैंडलॉर्ड के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, फसल का कुछ हिस्सा इन द फॉर्म ऑफ रेंट दिया जाएगा। अब उस फसल की डिवीजन से पहले ही अगर टेनेंट उसका कुछ हिस्सा रिमूव कर देता है ताकि प्रॉपरली इस प्रोड्यूस की एस्टिमेशन ना हो सके और डील्स देयर विद इन अ मैनर कॉन्ट्ररी टू द एस्टैब्लिश्ड यूजेज, या उस वक्त का जो कस्टम है, जो रिवाज है, उसके अगेंस्ट कोई एक्ट करता है, द प्रोड्यूस में बी डीम टू हैव बीन इज द फुलेस्ट क्रॉप ऑफ द सेम डिस्क्रिप्शन ऑन सिमिलर लैंड इन द नेबरहुड फॉर दैट हार्वेस्ट। तो प्रिजम्पशन क्या ली जाएगी कि ये इस जमीन पर बिल्कुल वैसी ही फसल उगाई गई थी जैसा कि इस जमीन के साथ मुल्हिका जो जमीनें हैं, जो आसपास की जमीनें हैं, उन जमीनों पर जितनी फसल हुई है इस जमीन पर भी उतनी ही फसल कंसिडर की जाएगी। सेक्शन 16 ने क्या प्रिजम्पशन ली कि जहां पर टेनेंट की तरफ से प्रोड्यूस का कुछ हिस्सा रिमूव कर दिया गया है बिफोर द डिवीजन, और ये उसने किस पर्पस के लिए किया है ताकि ड्यू डिवीजन और ड्यू एस्टिमेशन के प्रोसेस से बचा जा सके। तो प्रिजम्पशन क्या ली जाएगी कि इस जमीन पर भी बिल्कुल वैसी ही फसल हुई है जैसी कि आसपास की जमीनों पर फसल उगाई गई है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 17 के ऊपर। सेक्शन 17 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रेफरी फॉर द डिवीजन और अप्रेजमेंट। अब सेक्शन 17 में अपॉइंटमेंट ऑफ रेफरी की बात की गई है। रेफरी कौन है? सालसी जिसको हम कहते हैं, एक मुंसिफ, आर्बिट्रेटर जिसको कहा जाता है। अब ये आर्बिट्रेटर क्यों अपॉइंट किया जाता है? सो सेक्शन 17 कहता है if either the landlord or tenant neglects to attend either personally or by agent at a proper time for making the division or appraisement of the produce। अगर तो टेनेंट और लैंडलॉर्ड जो हैं एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ द प्रोड्यूस वो प्रेजेंट नहीं होते। अब राइट्स ऑफ द टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड में हमने क्या डिस्कस किया था कि लैंडलॉर्ड का ये राइट है कि एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ द प्रोड्यूस उसका वहां मौजूद होना मस्ट है।
अगर तो सेक्शन 17 कहता है टेनेंट या लैंडलॉर्ड इनकार कर देते हैं पर्सनली आने से या अपने किसी एजेंट के थ्रू वहां पर मौजूद होने से जिस वक्त उस प्रोड्यूस की डिवीजन की जा रही है, अगर वो वहां पर नहीं आते, और इफ देयर इज अ डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन और अप्रेजमेंट, या फिर टेनेंट और लैंडलॉर्ड के दरमियान डिवीजन्स की से रिलेटेड किसी तरह का कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है, जैसा कि हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया कि टेनेंट ने प्रोड्यूस का कुछ हिस्सा रिमूव कर दिया है। अब अगर इनके दरमियान ऐसा कुछ डिस्प्यूट है, द रेवेन्यू ऑफिसर मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ईदर पार्टी अपॉइंट सच पर्सन एज ही थिंक्स फिट टू बी अ रेफरी टू डिवाइड और अप्रेज द प्रोड्यूस। तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर विल जंप इन, और रेवेन्यू ऑफिसर इन दोनों में से किसी एक पार्टी की एप्लीकेशन के ऊपर, चाहे वो टेनेंट की तरफ से दी जा रही है या लैंडलॉर्ड की तरफ से, जो भी जिनके दरमियान भी डिस्प्यूट है, तो वो क्या कर सकता है, इस प्रोड्यूस की डिवीजन और अप्रेजमेंट के लिए एक थर्ड पर्सन रेफरी को अपॉइंट कर सकता है। अब रेफरी का काम क्या होगा, रेफरी ने किस तरह से डिवीजन करनी है, वो हम अगले सेक्शन में डिस्कस करते हैं। सेक्शन 18 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ असेसर्स एंड प्रोसीजर ऑफ द रेफरी। अब सेक्शन 18 में बताया गया है कि अपॉइंटमेंट किस तरह से होगी और ये रेफरी किस तरह से प्रोसेस को आगे लेकर चलेगा। सब सेक्शन 1, When a revenue officer appoints a referee under the last foregoing section, अब सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग अगर रेवेन्यू ऑफिसर ने किसी पर्सन को एज रेफरी अपॉइंट कर लिया है, ही में इन हिज डिस्क्रिशन गिव हिम इंस्ट्रक्शन विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएशन विद हिमसेल्फ ऑफ एनी पर्सन एज असेसर। तो ये रेवेन्यू ऑफिसर अपनी मर्जी के मुताबिक इस पर्सन को, इस रेफरी को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि वो अपने साथ अपनी हेल्प के लिए एक और बंदे को एज एन असेसर, एज एन एडवाइजर वो अपॉइंट कर सकता है। द नंबर, क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ दोज असेसर एंड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन मेकिंग द डिवीजन और अप्रेजमेंट, और साथ ही साथ वो उसको ये इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है कि कितने पर्सन्स को उसने अपनी एडवाइस के लिए अपॉइंट करना है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और ये तमाम प्रोसीजर। सबसेक्शन 2, द रेफरी सो अपॉइंटेड शैल मेक द डिवीजन और अप्रेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शंस व्हिच ही मे हैव रिसीव्ड फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफिसर। अब ये रेफरी जब अपॉइंट हो गया तो उसके बाद ये प्रोड्यूस की डिवीजन और अप्रेजमेंट बिल्कुल उसी तरीकाकार के मुताबिक उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग करेगा जो कि इसको रेवेन्यू ऑफिसर ने दी हैं अंडर सबसेक्शन 1। Subsection 3, before making the division or appraisement, the referee shall give the notice to the landlord and tenant of the time and place at which the division will be made. अब इस डिवीजन के प्रोसेस को फर्दर प्रोसीड करने से पहले रेफरी का सबसे पहला काम क्या होगा कि वो नोटिस देगा लैंडलॉर्ड और टेनेंट को इस डिवीजन से मुतालिक कि आप फलां दिन पर फलां जगह पर मौजूद हो, उस वक्त प्रोड्यूस की डिवीजन की जाएगी। But if the landlord or tenant fails to attend personally or by agent, the referee may proceed ex parte. अगर तो टेनेंट या लैंडलॉर्ड में से कोई भी बंदा पर्सनली वहां पर मौजूद नहीं होता या अपने किसी एजेंट के थ्रू वहां पर आने से इनकार कर देते हैं, तो फिर ये रेफरी एक्स पार्टी प्रोसीजर कंडक्ट करेगा। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग से क्या मुराद है, यानी कि वो यकतरफा फैसला सुना देगा विदाउट लिसनिंग टू द अदर पार्टी। टेनेंट या लैंडलॉर्ड में से जो भी नहीं आता तो एक के हक में और दूसरे के अगेंस्ट फैसला हो जाएगा। Subsection 4, for the purpose of making the division or appraisement, the referee with his assessor enter upon any land or any building in which the produce is. इस प्रोड्यूस की डिवीजन और अप्रेजमेंट के लिए रेफरी या उसके एडवाइजर किसी भी जमीन पर किसी भी बिल्डिंग में एंटर हो सकते हैं जहां पर प्रोड्यूस का कुछ हिस्सा रखा गया है। जैसे हमने सेक्शन 16 में डिस्कस किया था, टेनेंट ने प्रोड्यूस का कुछ हिस्सा रिमूव कर दिया। अब जहां पर उसने रखा है, रेफरी और उसके असेसर को यह आजादी है कि वो उस जगह पर एंटर हो सकते हैं। लास्ट इज सेक्शन 19। सेक्शन 19 कहता है प्रोसीजर आफ्टर द डिवीजन और अप्रेजमेंट। अब प्रोड्यूस की डिवीजन हो गई, एस्टिमेशन हो गई, उसके बाद क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। सबसेक्शन 1, the result of the division or appraisement shall be recorded and signed by the referee and the record shall be submitted to the revenue officer.
जब इस रेफरी ने तमाम प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए प्रोड्यूस की एस्टिमेशन कर ली, उसकी डिवीजन कर ली, उसके बाद ये इन तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करने के साथ इन पर अपना सिग्नेचर करेगा और जैसे ही ये रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा फिर इस रिकॉर्ड को ये सबमिट कर देगा रेवेन्यू ऑफिसर को, जिसने इसको अपॉइंट किया था इस पर्पस के लिए। सबसेक्शन 2, द रेवेन्यू ऑफिसर शैल कंसिडर द रिकॉर्ड एंड आफ्टर सच फर्दर इंक्वायरी इफ एनी एज ही में deemed necessary shall make an order confirming or varying the division or appraisement। रेवेन्यू ऑफिसर को जब ये रिकॉर्ड मौसूल होगा तो अगर उसको लगता है कि इस पर फर्दर इंक्वायरी की जरूरत है तो वो इंक्वायरी कंडक्ट करेगा और उसके बाद वो चाहे तो इस ऑर्डर को कंफर्म कर सकता है जो इस रेफरी ने दिया है, जो रिजल्ट तैयार किया है इसको कंफर्म भी कर सकता है और अगर उसको लगता है कि इसमें किसी तरह की चेंजेस करने की जरूरत है तो वो चेंजेस करके भी ऑर्डर पास कर सकता है। सबसेक्शन 3, द रेवेन्यू ऑफिसर शैल आल्सो मेक सच ऑर्डर एज टू द कॉस्ट ऑफ रेफरेंस एज ही थिंक्स फिट। अब रेवेन्यू ऑफिसर ने ये जो प्रोड्यूस की डिवीजन और अप्रेजमेंट के लिए रेफरी को अपॉइंट किया है, इस रेफरी को अपॉइंट करने में, उसके साथ असेसर्स को अपॉइंट करने में, इस पूरे प्रोसीजर को कंडक्ट करने के ऊपर जितनी भी कॉस्ट आई है वो उस पर्सन से ली जाएगी जिस पर्सन ने इस तमाम प्रोसीजर के लिए एप्लीकेशन रेवेन्यू ऑफिसर को दी थी। अब चाहे वो टेनेंट है या लैंडलॉर्ड, सारी की सारी कॉस्ट उस बंदे के ऊपर आएगी। सबसेक्शन 4, द कॉस्ट में include the remuneration of the referee, assessors and may be levied from the applicant before the appointment of the referee subject to the adjustment at the close of the proceeding। अब इस कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है? रेफरी और उसके असेसर्स की रिम्यूनरेशन, उनकी जो सैलरी वगैरह है, और रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से ये कॉस्ट बिफोर द अपॉइंटमेंट भी एप्लीकेंट से ली जा सकती है और बाद में जब प्रोसीडिंग सारी कंडक्ट हो जाएंगी तो फिर उसकी कॉस्ट की एडजस्टमेंट कर ली जाएगी। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन प्रोड्यूस रेंट्स के टॉपिक के ऊपर कि जहां पर रेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूस दिया जाएगा तो क्या प्रोसीजर होगा, अगर पार्टीज के दरमियान डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, पार्टीज डिफॉल्ट कर जाती हैं तो रेफरी की अपॉइंटमेंट किस तरह से होगी, वो प्रोसीडिंग्स को किस तरह से कंडक्ट करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर फ्रॉम सेक्शन 16 टिल सेक्शन 19। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।